आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यू सिलेबस जो है 12th का। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, उसमें क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपको वर्ड से मालूम पड़ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक छोटे लेवल पे, माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रो जैसे कि इंडस्ट्री है, हाँ, एक इंडस्ट्री है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो उसमें एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे बनती है, जब अलग अलग फर्म्स मतलब एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो माइक्रो लेवल हो गया उनकी स्टडी। और मैक्रो लेवल मतलब पूरे की इंडस्ट्री, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई अलग अलग। तो ये होता है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। जैसे इधर ही लिखा है कि माइक्रो, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल और मिलियन पार्ट, मतलब बहुत छोटा पार्ट एकदम। और फिर बाद में मैक्रो, वो डिराइव हुआ है मैक्रोस से, वो भी ग्रीक वर्ड से ही है। तो उसका मतलब मैक्रो की जगह आप याद रख सकते हैं इंडस्ट्री, पूरी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और इंडिविजुअल फर्म वो होगा माइक्रो से। और बाद में मेन ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो। और ये जो दिया है डू यू नो रेगनर एंटन फ्रिश का, ये खाली एक जनरल अवेयरनेस के लिए है और ये एग्ज़ाम में इतना कुछ पूछेगा नहीं, और ये ऐसे थोड़ा एक जनरल नॉलेज के लिए है। और इधर क्या है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या है, इसमें है ये बताया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस किसके ऊपर रहता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है या फिर इंडिविजुअल, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, या फिर एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर एक कमोडिटी है, इन सब से रिलेटेड ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो लेवल की स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में। जैसे कि कंज्यूमर है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फार्म हो गया, इंडिविजुअल कमोडिटी हो गई, ये सब। और बाद में डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप स्टार्ट करोगे तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, ये दो जो डेफिनेशन दिए हैं इसमें, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में मॉरिस डॉब के और प्रोफेसर ए पी लर्नर के ये दो डेफिनेशन लिखने हैं। जैसे कि क्या है, डॉब ने क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब एक बहुत छोटे लेवल पे स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ए पी लर्नर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि microeconomics consists of looking at the economy through a microscope, as it were, to see how the millionth of cells in the body of economy, the individual or households as consumers and individual or firms as producers, play their पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कि इसमें हम जैसे साइंस में देखते हैं, साइंस प्रैक्टिकल लैब में देखते हैं कि माइक्रोस्कोप रहता है, तो वो माइक्रोस्कोप से जैसे कि ब्लड रहता, ब्लड अगर उसमें देखते हैं, ब्लड में सेल रहते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स रहते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में अलग अलग जो मतलब फर्म्स हुए या फिर कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर हुए, उनका बिहेवियर, तो वो इतने छोटे लेवल पे स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके डेफिनेशन के बाद है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें तीन तीन पार्ट है, जैसे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ये मेनली फोकस है किसके ऊपर, डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, कि अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, और डिमांड अगर कम है तो प्राइस भी कम रहेगा। उस हिसाब से इंडिविजुअल कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर प्रोड्यूसर का एक्ट मतलब डिसाइड होगा, एक्शन, कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या कम प्रोड्यूस करना है। और फिर बाद में थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में इसमें क्या आएगा कि जो फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो प्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे कि लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, ये सब जब चारों ही मिलते तब जाके कोई भी कमोडिटी बनती है। क्योंकि लैंड नहीं होगा तो बाद में प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि लैंड ही नहीं रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कैसे होगा, और फिर लेबर नहीं होगा तो भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा था एकदम कि लेबर नहीं होगा तो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन आजकल जैसे कैपिटल मतलब मशीन्स अवेलेबल है तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन तो भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिधर लेबर की ज़रूरत बहुत रहती है। और सेकंड है कैपिटल मतलब मशीन्स, जो कि ऑटोमेटिक कोई भी प्रोडक्शन, जैसे ऑटोमोबाइल में बहुत मशीन्स का यूज़ होता है। और फिर बाद में एंटरप्रेन्योर मतलब
जो कि पूरा कंपनी का, भले उसे हम मालिक भी कह सकते हैं, या फिर जो कंपनी सेटअप करता है, जो पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है, या फिर उसका बॉस बॉस होता है। और तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या मदद करता है कि वो जो ही फैक्टर्स है अलग अलग चारों के लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनके ये जैसे कि लैंड से रेंट कितना रहेगा, मतलब लैंड का, वो हेल्प करता है। और बाद में लेबर का वेजेस, और फिर बाद में कैपिटल का इंटरेस्ट, और प्रॉफिट किसका आएगा, एंटरप्रेन्योर का। ये चारों आगे पीछे नहीं करना है सबका, जैसे कि लैंड का रेंट ही होना चाहिए, लेबर का वेजेस होना चाहिए, कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। और थर्ड है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है कि एक कोई भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज या कौन सा भी रिसोर्सेज, उसका एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है, नहीं लोगों के लिए, उस हिसाब से मतलब देखा जाता है। और इसमें एफिशिएंसी, तीन टाइप की एफिशिएंसी इन्वॉल्व रहती है। पहला तो प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, और थर्ड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स, उसका मतलब ये रहता है कि एकदम पूरा उसका पॉसिबल एफिशिएंट यूज़ करना है उस जो भी रिसोर्स है ना, उसका गुड्स और सर्विस बनाने के लिए। तो उसमें गिवन जितना भी रिसोर्सेज दिए, जैसे कि थोड़ा कितना कि 100 किलो कोयला है, तो उसका 100 किलो कोयले का एकदम पूरा एकदम अच्छे से यूज़ होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई जो भी चीज़ हम बोलते हैं। और फिर बाद में एफिशिएंसी इन कंजप्शन। और एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब कि जो भी एक प्रोड्यूस किया गया है गुड्स और सर्विस, उसको लोगों के लिए बांटना, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना ना, एकदम मतलब अच्छे से ना, कि कोई भी गुड्स या सर्विस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ऐसे चीज़ों की प्रोडक्शन, मतलब गुड्स की, जो कि हर लोग डिज़ायर करता है, जैसे कि फूड हुआ, क्लोथ हुआ, शेल्टर हुआ, ये सब ये इसके अंदर आता है। तो अभी दूसरा है कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने पहले कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या फिर यूनिट पे फोकस करता है। तो इसी में जो वो उसका फीचर हो गया, जैसे पहला दिया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो ये इसके ऊपर फोकस करता है, किसके ऊपर, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि फर्म, प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। और सेकेंड है प्राइस थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये मेन गुड्स की और सर्विसेज की प्राइस से रिलेटेड काम करता है, और इसका प्राइस डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राइस थियरी। और थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। जैसे कि पहले बताया कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर। तो यही इसी तरह पार्शियल इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, या फिर फर्म का, या फिर इंडस्ट्री का स्टडी करता है एकदम इंडिपेंडेंट लेवल पे। दूसरा कोई भी दूसरा फर्म में, दो फर्म को कंपैरिजन करके नहीं करता है, एक ही फर्म के ऊपर फोकस रहता है। और फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सब नेगलेक्ट करते हैं जो दूसरे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि प्राइस हुआ, पॉलिसी हुआ, प्योर कैपिटल, या फिर एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इन सब को नेगलेक्ट करता है, और एक ही जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर ही फोकस करेगा। ऐसे इसी तरह दूसरे फैक्टर्स को ये इन्वॉल्व नहीं करता है। स्लाइसिंग मेथड, इसमें मेन क्या है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सब, जैसे पहले बताया था कि दूसरे से जो भी फैक्टर्स हैं उनको साइड में करता है, और एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे फोकस करता है, और उसके ऊपर डीप स्टडी करता है एकदम। जैसे कि नेशनल इनकम हुआ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम हुआ, या फिर डिमांड हुआ, टोटल डिमांड में से एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, तो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड के ऊपर ये स्टडी करेगा। यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज़ करता है। जैसे कि कोई भी अभी, जैसे कि एक कार का प्रोडक्शन 4 लोग मिलके कर रहे हैं, तो उसी में अगर हम एकदम मार्जिनल लेवल, मतलब 2 और मतलब वर्कर्स ऐड कर दें, तो उससे कितना और कार प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि समझो कि 2 कार प्रोड्यूस हो गया, तो मतलब 4 में अगर हम और 2 वर्कर ऐड कर दें, तो 2 कार प्रोड्यूस हो रहा है। ये है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल।
और एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट मार्केट को एनालाइज करता है, जो कि अलग अलग मार्केट कौन से हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली और ओलिगोपोली। ये जो अलग अलग मार्केट्स है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी खाली तुम्हें इनका नाम याद रखना है। और 8 थे लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ये फॉल्ट है या फिर इसका ये लिमिटेशन है कि ये खाली एक इंडिविजुअल फॉर्म या फिर उसके ऊपर ही फोकस कर पाता है। एक पूरा एकदम होल या फिर पूरा एकदम फुल अच्छे से स्टडी बता नहीं पाता, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है और इसमें ज़्यादातर बाद में कभी कभी मिस्टेक निकल जाती है। जैसे कि एक नेशन वाइड प्रॉब्लम है जो है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है या फिर पॉवर्टी, उनके ऊपर इतना डीप स्टडी नहीं करता, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है या फिर एक सिंगल यूनिट के ऊपर, इसलिए ये इसका लिमिटेशन है। और अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस डिसाइड करने में, और बाद में जो भी वेरियस अलग फैक्टर है उसका मतलब प्रोडक्शन डिटरमाइन करने के लिए। सेकेंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर खुद ही डिसीजन लेता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, जिसमें कि कोई भी सरकारी एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी इंटरवेंशन नहीं करते या फिर कोई दूसरी भी एजेंसी। वो एकदम फुल्ली इंडिपेंडेंट रहता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और ऐसा। और फॉरेन ट्रेड, ये हमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में कि जो भी इफ़ेक्ट्स है टैरिफ का, मतलब टैरिफ मतलब टैक्सेस कॉमोडिटी पे जो लगाया जाता है उसको समझने के लिए। और जो दो कंट्रीज जैसे अमेरिका और इंडिया है, तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट कैसा है वो हमें मालूम पड़ता है। और बाद में इंटरनेशनल ट्रेड से हमें फ़ायदा कितना होता है कौन सी भी पर्टिकुलर कंट्री में, वो हमें इससे मालूम पड़ता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इसमें खाली क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ने कैसे हेल्प किया इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे होती है। तो जैसे कि इसने अलग अलग टर्म्स दिए, कॉन्सेप्ट दिए, टर्मिनोलॉजी दिया और इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए अलग अलग टूल्स दिए। तो वो सब हमें इसमें खाली ऐसे लिखना है बस, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। बिजनेस डिसीजन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ बहुत होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, उसको अगर जैसे कि डिसाइड करना है कि कितना कॉस्ट आएगा कोई भी प्रोडक्शन का, या फिर गुड्स का प्राइस कितना रखना चाहिए, या फिर आउटपुट या प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, तो उसके लिए हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सिक्स्थ है यूज़फुल टू गवर्नमेंट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को कोई टैक्सेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, या फिर प्राइस पॉलिसी, तो उसमें गवर्नमेंट को मतलब बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर फोकस करने में हेल्प बहुत करता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसका यूज़ करती है। और सेवन्थ है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये हमें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम अच्छी तरीके से बताता है कि कैसे पर्टिकुलर कमोडिटी का एकदम एफिशिएंट यूटिलाइज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट कैसे होगा सोसाइटी को। तो इसलिए एक बेसिस है वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो सरकार कदम उठाती है, जैसे कि मनरेगा हुआ या फिर रेशन कार्ड लेके जो गवर्नमेंट लोगों को अनाज बांटती है, या फिर और दूसरे मतलब स्कीम फार्मर्स को हेल्प करती है वो।